हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2020 एंट्रेंस एग्जाम में आने के 100% चांस है। जो भी स्टूडेंट जेएसबीएम मेडिकल कॉलेज में फॉर्म अप्लाई किए थे बीएससी नर्सिंग के लिए, उन सभी स्टूडेंट को का पेपर जो 27 सितंबर को ही है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जो स्टूडेंट बीएचयू का फॉर्म अप्लाई किए हैं नर्सिंग के लिए, और जो स्टूडेंट केजेएमयू भरना चाहते हैं, अभी फॉर्म आया नहीं है। जैसे ही फॉर्म आएगी केजेएमयू बीएससी नर्सिंग की, आपको वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट को नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स करने हैं, यूपी यूएमएस सेफई इटावा सीपी नेट के नाम से एक फॉर्म आएगी, उस वहाँ से अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो स्टूडेंट, अभी जेएसबीएम का 27 को एग्जाम है, तो हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग स्टूडेंट ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में लगभग 30-32 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 752 क्वेश्चन जो रहेंगे इसमें सब रैंडम क्वेश्चन रहेंगे, बट स्टूडेंट जो क्वेश्चन हमें लगेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ए एंड बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, तो हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। तो इसमें स्टूडेंट आप लोग ये जान लीजिए, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होगा, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगा होगा, SERIESE सीरीज में लगा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर यहीं पे कैपेसिटर दिया होता, CAP CITO कैपेसिटर दिया रहता और सीरीज में लगा होता, तो आप लोग को क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए। बट यहाँ पे देख लीजिए, ये कौन सा, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों किस में दिए गए हैं, पैरेलल में दिए गए हैं। तो पैरेलल में क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। जब यहाँ से करेंगे 6 करेंगे और इसका क्या हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 6/3 हो जाएगा। जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 6/3 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 6/3 आ जाएगा। अब 6/3 को 2 से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड जब करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 6 6 12 हो जाएगा। 12 कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए आप लोग कितना आएगा। ये सॉल्यूशन किया गया, 3/6 आता है। 3/6 को जब R करेंगे, ये 1 हटाएंगे, R लाएंगे तो 6/3 हो जाएगा। और 3 दूना 6, इसका 2 आएगा। फिर उसके बाद 2 से और 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 4 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आने के 100% चांस है, तो आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा। करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ये सब आप लोग को एकदम क्लियर होना चाहिए। और इसके पिछले वीडियो फिजिक्स वाले में मैं ये क्वेश्चन कराया था कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के क्वेश्चन कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर 762 नंबर देखिए, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर किसका होता है, विद्युत तीव्रता का यूनिट होती है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एक कूलम धनात्मक आवेश जितने बल का अनुभव कराता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। यह देख लीजिए, कहते हैं यह सदिश राशि है। यह कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। मैं एक वीडियो में कराया भी हूँ कि कौन कौन सी सदिश राशि हैं और कौन कौन से अदिश राशि हैं। ये एक क्वेश्चन वहाँ से आने ही है कि कौन सी सदस्य राशि है और कौन सी अदिश राशि है। तो फिजिक्स में आप लोग मेरे वीडियो पे प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स की, वहाँ पे आप देख लीजिए, सदिश राशि और अदिश राशि की एक वीडियो बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है वो उससे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को हम लोग मापते हैं। तो ये देख लीजिए क्या मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 771 का क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा।
इसमें क्वेश्चन नंबर जो सही होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 780 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम था वो फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कैपेसिटर किस में ऊर्जा रखता है? जो कैपेसिटर होता है वो इस किस में ऊर्जा स्टोर करता है, ये देख लीजिए। कैपेसिटर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा रखता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 780 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम ऊष्मारोधी कौन है? तो इसमें एल्युमिनियम फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है, बी ऑप्शन हवा, सी ऑप्शन कांच दे रहा है और डी ऑप्शन पत्थर दे रहा है। तो एल्युमिनियम ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें सबसे कम ऊष्मारोधी होती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? आप लोग ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 782 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है और इसका विनाश भी संभव, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देख लिए, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु इसका विनाश नहीं किया जा सकता, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन एकदम राइट है, ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। नार क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉय, ये आप लोग याद कर लीजिए। नार क्रिएटेड ना उत्पन्न की जा सकती है या फिर नार डिस्ट्रॉय ना तो ये ख़त्म की जा सकती है, तो DESTRYOED नार डिस्ट्रॉय ना ही ख़त्म की जा सकती है। नार क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 784 देख लेते हैं। बर्फ़ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ़ कुछ पानी सोख लेता है, ये तो गलत है। बी ऑप्शन, बर्फ़ और पानी के बीच रासायनिक अपक्रिया के कारण, तो हम बी ऑप्शन ही करेक्ट कर देते हैं जब ये क्वेश्चन पूछता है, बट वहीं पे गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बर्फ़ का घनत्व जो डेंसिटी होती है वो पानी के घनत्व से कम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होने के कारण बर्फ़ पानी पर तैरता रहता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 809 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? कार्य जो करता है या स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है या अन्यों प्रेरण के सिद्धांत पर या भंवर धारा के सिद्धांत पर, या ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट 845 नंबर क्वेश्चन तो ये फार्मूला ही पूछ रहा है। कह रहा है जब दो प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होते हैं R1 R2 को समांतर मीन्स पैरेलल में जोड़ा जाता है, PARALLEL पैरेलल में अगर सीरीज को रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है तो क्या होता है? अगर पैरेलल में जोड़ा जाएगा किसको? सीरीज को, तो वो डिवाइड होगा। तो डिवाइड देख लीजिए कौन सा, ये तो ऐड कर रहा है, ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा अगर रजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है वैद्युतिक ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो वैद्युतिक ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो होता है वो किलोवाट होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी किलोवाट घंटा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 886 नंबर कह रहा है एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना दिया गया है? 6 किलोग्राम दिया गया है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मून पे ले जाया जाता है तो क्या होता है, कितना क्या होगा? तो लगभग 1 किलोग्राम होगा। बी ऑप्शन 1 किलोग्राम से कम होगा, सी ऑप्शन 6 किलोग्राम से कम, या डी ऑप्शन 6 किलोग्राम। तो ये अगर 6 किलोग्राम ले यहाँ द्रव्यमान पे रहेगा, चंद्रमा पे ले जाएंगे तो 6 ग्राम सेम ही रहेगा, उसके द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर जितना होता है उसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर लगभग 1/6 भाग होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6 किलोग्राम द्रव्यमान उसका पूरे ब्रह्मांड में हर जगह समान होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्रांसफार्मर का एक प्रकार का क्या उपकरण है जो शक्ति को बढ़ा सकता है, वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है? तो जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफार्मर जो हम लोग लगाते हैं अपने घर में, ट्रांसफार्मर का एक प्रकार का उपकरण है जो जैसे वोल्टेज आता है तो उसको घटाता भी है और बढ़ाता भी है। अधिक आ जाएगा तो भी घटाएगा, आप उसे डाउन करेंगे, और कम आएगा तो उसको बढ़ाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर करेक्ट है, और कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड भी करेक्ट है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 887 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग 800 क्वेश्चन नंबर 899 की बात हम लोग करते हैं, जो कि सरफेस टेंशन से क्वेश्चन दिया गया है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ये क्वेश्चन पूछता है कि जब बारिश होती है तो जब बूंद गिरती है ज़मीन पे तो गोलेकार के रूप में क्यों गिरती है? तो ऑप्शन ये सरफेस टेंशन की वजह से होती है, पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये देख लीजिए, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है, उसी को सरफेस टेंशन कहलाते हैं। और इसकी एसआई मात्रक जो होती है न्यूटन पर मीटर होता है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 908 आप लोग को क्या करना है? निम्न का मिलान कीजिए। प्रक्रिया दिया गया और परिवर्तन दिया गया है। वाष्पन की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन होता है, और हिमीकरण की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन होता है, और पिघलना की प्रक्रिया में क्या परिवर्तन होता है। तो आप लोग ये देख लीजिए, अगर वाष्पन क्या होता है, वाष्पन में जब करेंगे तो ये वाष्पन को मिलाएंगे, द्रव से गैस में चेंज हो जाती है। और ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस से गैस में चेंज हो जाती है। और जो हिमीकरण में क्या होता है, तो एक गैस से द्रव में चेंज हो जाती है। और जो पिघलना होता है, ये ठोस से द्रव में हो जाती है। तो ये आप लोग मिलान कर लीजिए और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिएगा और नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं। वाष्पन क्या होता है? द्रव से गैस में वाष्पन होता है। ऊर्ध्वपातन में ठोस से गैस, हिमीकरण गैस से द्रव में, और पिघलना ठोस से द्रव में होता है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये लोग नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट भी है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 920 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूटन के पहले नियम को भी क्या कहते हैं? तो न्यूटन का जो पहला नियम था उसको क्या कहते हैं? आघूर्णों का नियम कहते हैं, या बी जड़त्व नियम कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया रूल्स होती है क्या? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1992 भी एकदम सरल क्वेश्चन था। ये भी पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में कौन भार की इकाई नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन पाउंड दिया गया, बी ऑप्शन किलोग्राम, और सी ऑप्शन ग्राम, और डी ऑप्शन डाइन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डाइन भार की इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, एक बार और सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कार्य की इकाई क्या होती है। तो आप लोग कार्य की इकाई देख लीजिए क्या होती है। कार्य की इकाई जूल होती है। बी ऑप्शन वाट्स होगी, या सी ऑप्शन हर्ट्स, या डी ऑप्शन किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। कार्य की इकाई जो होती है वो जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट कर दीजिए। और शक्ति पावर की इकाई वाट्स होती है, और तरंग दैर्घ्य की इकाई हर्ट्स होती है। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी देख लीजिएगा आप लोग, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है, पेंडुलम जो होती है, पेंडुलम की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कि इस वजह से लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। बी ऑप्शन कुंडली कॉइल में घर्षण की वजह से, या लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण पेंडुलम घड़ियां जो गर्मियों में होती हैं वो सुस्त हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 देख लीजिए, होमी भाभा। ये क्वेश्चन नहीं हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है 167, जो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है एग्जाम में। वह कण जिसका द्रव्यमान पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान के निकटतम है। तो ये हम लोग को बताना है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के निकटतम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो पॉजिट्रॉन के निकटतम द्रव्यमान के होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 171 नंबर भी क्वेश्चन है, कह रहा है न्यूक्लियस के घटक क्या होते हैं? नाभिक के घटक होते हैं। तो नाभिक में न्यूक्लियस में क्या होता है? तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन होता है, प्लस क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ना कि अंदर होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किस में होते हैं? न्यूक्लियस, नाभिक में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन गलत होने के अधिक चांस भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 195, आप लोग लॉजिक गेट जरूर तैयार कर लीजिएगा। लॉजिक गेट सिंपल भी होता भी है, तो आप लोग उसके सिंबल पहले आप लोग को पता होना चाहिए कौन किसका सिंबल होता है। तो ये कह रहा है नैंड गेट संयोग होता है। नैंड मतलब यन से नाट हो जाएगा, एंड से एंड गेट। तो अगर नाट गेट और एंड गेट दोनों लगा होता है तो उसी को नैंड गेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देख लीजिए, एंड गेट और नाट गेट को क्या कहते हैं? नैंड गेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। और इसका एक सिंबल होता है, तो ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा कि एंड गेट का सिंबल क्या होता है, आर गेट का सिंबल क्या होता है और नाट गेट का सिंबल क्या होता है। ये चार सिंबल मिला के फिर उसके बाद नैंड गेट, नार गेट, ये सब बनते हैं। तो आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिए। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1121 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। कह रहा है दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो F महसूस होता है। महसूस करते हैं यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी का दोगुना कर दिया जाए तो बल का कितना हो जाएगा। मान लीजिए एक कोई चीज़ यहाँ पे है, एक वस्तु यहाँ पे है, तो इसके जो दूरी है ये R है और इसका जो फोर्स लग रहा है F लग रहा है। तो F फोर्स लग रहा है और इसकी दूरी जो है R है। तो ये कह रहा है कि अगर इसी दूरी को डबल कर दिया जाए, तो ये आप लोग को फार्मूला भी पता होना चाहिए। F इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के होता है। तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल F होता है। तो ये देख लीजिए, ये आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए। जैसे ही रेडियस बढ़ाएंगे तो 1/r स्क्वायर होता है, तो डबल कर रहे हैं रेडियस को 2 के स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, दो पदार्थ कुछ दूरी रखने पे उस पर फोर्स बल कार्य करता है। जब इसकी दूरी बढ़ाई जाती है तो इस पर F/2 बल कार्य करेगा। F ग्रेटर देन F/2 होता है। F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। तो R दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम लोग डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1140 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। कह रहा कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल b से रेडियस r के वृत्त के समांतर घूम रहा है। उस कण का त्वरण देखना है। हम लोग को क्या देखना है? एसिलरेशन देखना है। तो एसिलरेशन देखना है तो एसिलरेशन का आप लोग को फार्मूला भी पता होना चाहिए। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है mv²/r होता है। ये देख लीजिए, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो ये फोर्स mv²/r देख लीजिए। ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ये एसिलरेशन क्या होता है? b²/r को एसिलरेशन कहते हैं। तो F इक्वल टू m इंटू ए हो जाता है। और एसिलरेशन क्या होता है? F इक्वल टू m होता है। ये देख लीजिए, F इक्वल टू m क्या होता है? एसिलरेशन होता है। तो अगर हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एसिलरेशन निकालेंगे तो mv²। फोर्स क्या था? फोर्स mv²/r था। तो यहाँ फोर्स की वैल्यू रखेंगे mv²/r। और m तो पहले से है तो m r में डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर m से m कट जाएगा, फिर b²/r आ जाता है। क्या आ जाता है? एसिलरेशन b²/r आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 1149 बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो और सरल भी क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन सही भी करते हैं। तो 1149 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष जो इसकी किसकी इकाई होती है? जिसमें बहुत दूर के वस्तु को मापा जाता है उसी की इकाई होती है। तो दूरी की इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष होती है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट, एक वीडियो आएगी, लंबी आएगी फिजिक्स की, और GSBM नर्सिंग मेडिकल एग्जाम 27 सितंबर को, उसी के पहले आएगी। लगभग उसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।